हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बाजी इश्क की भाग 15। मुंबई में रजत की गाड़ी एक बड़े से मेंशन के बाहर आकर रुकी, जिस पर कपूर मेंशन लिखा था। ड्राइवर ने हॉर्न बजाया तो उस बड़े से मेंशन का दरवाजा खुला। ड्राइवर ने गाड़ी को मेंशन की ओर मोड़ दिया तो खुशी हैरानी से बोली, रजत जी, ये हम कहाँ आ गए? मुझे तो लगा था कि हम किसी होटल में रुकेंगे, लेकिन ये तो किसी का घर है। रजत ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो खुशी, ये अपना ही घर है। खुशी ने रजत की बात बीच में ही काटकर कहा, अपना घर होता तो या तो कपूर के स्थान पर सिंघानिया लिखा होता। रजत कुछ नहीं बोला, क्योंकि ड्राइवर गाड़ी को दरवाजे के ठीक सामने रोककर बोला, साहब, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। रजत और खुशी दोनों गाड़ी से उतरे तो सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति को खड़े देखा। रजत मुस्कुराकर बोला, ये हैं रितेश कपूर और उनकी पत्नी रोहिणी कपूर, दादाजी के बिजनेस पार्टनर और दोस्त भी। खुशी ने हाथ जोड़ लिए तो रजत और खुशी दोनों ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। रितेश कपूर ने रजत और खुशी के सिर पर हाथ रखकर कहा, खूब तरक्की करो और खुश रहो। वहीं उनकी पत्नी रोहिणी ने खुशी की बधाई लेते हुए कहा, बहुत खूबसूरत हो बेटा, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। दूधो नहाओ पूतो फलो। खुशी बस हल्के से मुस्कुरा दी तो उन्होंने दोनों को अंदर आने के लिए कहा। रजत और खुशी दोनों अंदर आ गए तो रजत ने इधर उधर देखते हुए कहा, बाकी सब कहाँ हैं? क्या कोई नहीं आया? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, वो सब यहाँ रहे ही कब है बेटा, हमेशा से बाहर ही रहते हैं, रात में आएंगे सभी। और तुम तो जानते हो ना, बिजनेस अब उनके बेटों ने संभाल लिया है। रजत ने हाँ कहा तभी एक लड़की दौड़ती हुई आई और झट से रजत के गले लग गई। खुशी खाली आंखों से उन्हें देखने लगी तो रजत ने लड़की को खुद से दूर करके कहा, दूर हटो अनु। लड़की, जिसका नाम अनु था, उसने रजत को और कसकर पकड़ते हुए कहा, नहीं, कितने दिनों बाद आए हो तुम, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। रजत ने फिर से अनु को दूर करके कहा, अनु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अब अनु ने रजत को छोड़ दिया और उससे अलग होकर बोली, तुम ना टू मच हो। तुम्हें पता है, कब से सोच रही थी कि तुम आओ तो हम शादी करें। कितने वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रजत ने अनजाने भाव से कहा, एक मिनट, तुम मेरा इंतजार और ये शादी, क्या मतलब है तुम्हारा? रजत ने ये बोलते हुए खुशी की ओर देखा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अनु, ओहो रजत, अब बहाने मत बनाओ, सबको पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। पिछली बार जब हम सब मिले थे तब तूने मेरा कितना ख्याल रखा था, बताओ, सबको बताओ। भूल गए तुम? रजत ने थोड़े तल्ख लहजे में कहा, अनु, बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं था वो। अनु कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र खुशी पर पड़ी। अनु ने खुशी को नीचे से ऊपर तक देखा, फिर कुछ सोचते हुए बोली, तुम कौन हो और ऐसे बहन जी की तरह साड़ी लपेट कर क्यों आई हो? दिखने में तो खूबसूरत हो। खुशी कुछ नहीं बोली तो रजत ही बोला, अनु, ये मेरी पत्नी है, मिसेज खुशी, रजत सिंघानिया। रजत ने जैसे ही ये कहा, अनु की आंखें और उसके चेहरे के अंदाज बदल गए। कुछ देर पहले वो खुशी को अनजान इंसान की तरह देख रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर खुशी के लिए गुस्सा दिखाई दे रहा था। अनु ने कुछ देर तक खुशी को घूरा तो रोहिणी जी बोली, अनु, अब तो बस करो, तुम रजत की पत्नी के सामने ऐसी बातें कर रही हो, वो क्या सोच रही होगी? रजत के बारे में कुछ तो लिहाज करो। अनु गुस्से में बोली, आप चुप रहिए दादी माँ, आपको कुछ भी नहीं पता। रजत ने मुझसे क्या क्या वादे किए थे। अब अनु खुशी की ओर देखकर बोली, और लड़की, तुम? रजत मेरा है और मेरा ही रहेगा।
तुम्हारे लिए उसने किसी खास वजह से शादी की होगी, लेकिन प्यार तो वो मुझसे ही करता है, समझी? रजत हैरानी से अनु को देख रहा था और साथ ही वो खुशी का चेहरा पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था कि आखिर खुशी क्या सोच रही थी उसके बारे में। लेकिन खुशी का चेहरा पहले की तरह ही शांत और बिना किसी भाव के था। रजत ने अनु की बाजू पकड़कर उसे दूर धकेलते हुए कहा, अनु, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था और तुमने मेरी पत्नी से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे की? जब रजत ने खुशी की साइड ली तो अनु बस उन्हें घूर कर रह गई और वहां से चली गई। उसके जाते ही रोहिणी जी खुशी के पास आकर खुशी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बेटा, अनु की बात का बुरा मत मानना, वो थोड़ी अलग है। उसने शुरू से ही रजत को परेशान किया है, लेकिन रजत ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुशी बेमन से हल्की सी मुस्कुरा दी तो रोहिणी जी ने उसे लेकर चलते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूं। खुशी उनके साथ चली गई तो रितेश जी ने रजत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, राजवीर ने खुशी के बारे में जितना बताया था वो उससे भी कहीं ज्यादा शांत और सुलझी हुई है। रजत मुस्कुरा दिया तो दिनेश जी ने उसे बैठने का इशारा किया। रजत बैठ गया और दोनों काम के बारे में बातें भी करने लगे। रोहिणी जी ने खुशी को उसके रूम तक पहुंचा दिया और वापस जाने लगी तो खुशी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आंटी, आप कुछ देर तक मेरे साथ बैठ सकती हैं प्लीज? रोहिणी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। ये कहकर वो पास बड़े सोफे पर बैठ गई तो खुशी भी उनके पास आकर बैठ गई। खुशी ने रोहिणी जी से कहा, आपके घर में और लोग भी तो होंगे ना आंटी, कहाँ है सब? रोहिणी जी ने बिना किसी भाव के कहा, ये घर नहीं, एक मकान है बेटा। सब अपने अपने कमरों में रहते हैं, कोई किसी के साथ नहीं बैठता, किसी के पास वक्त नहीं है तो कोई काम में व्यस्त है। खुशी कुछ नहीं बोली तो रोहिणी जी आगे बोली, मेरे दो बेटे और एक बेटी है, दो बहुएं हैं जो इतनी मॉडर्न है कि मुझसे बात करना तो उन्हें जैसे फिजूल ही लगता है। दो पोते और दो पोतियां हैं, एक से तो तुम मिल चुकी हो, दूसरी रात में आएगी यहाँ और सुबह फिर अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। खुशी ने उदासी से कहा, इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी के आने पर अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते, ऐसा क्यों आंटी? रोहिणी जी ने लंबी सांस लेकर कहा, जब बात कंपनी और प्रॉपर्टी की आती है ना बेटा, तब भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। खुशी ने हामी भरी और कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, आंटी, मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कितने दिन रहना है। रजत जी जब तक यहाँ है तब तक मैं यहाँ हूँ, लेकिन तब तक हम आपके साथ बैठकर ही खाना खाएंगे और खाना मैं बनाऊंगी। क्या आप मुझे ये करने देंगी? रोहिणी जी ने खुशी के गाल पर हाथ रखकर कहा, जो चीजें मैं अपने परिवार से चाहती हूँ वो तुम मुझे देना चाहती हो, मैं मना कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि रजत भी तो मेरे पोते जैसा ही है। खुशी मुस्कुरा दी तो रोहिणी जी ने कहा, चलो अब तुम आराम करो, मैं रजत से भी मिल लेती हूँ। खुशी ने गर्दन हिलाई तो रोहिणी जी चली गई। खुशी ने कमरे को देखा जो जरूरत से ज्यादा ही बड़ा था। उसकी जरूरत का हर सामान वहां मौजूद था, जैसे उसे अपने घर में मिलता था। खुशी ने खुद से कहा, ये रजत जी भी ना अपना दिखावा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। खुशी फ्रेश होकर बेड पर आकर लेट गई और उसे नींद आ गई। इधर अन्नू अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसने दोनों हाथों को बेड पर कसकर टिकाया हुआ था और उसकी नज़र के ठीक सामने एक बड़ा सा और सुंदर सा फ्लावर पॉट रखा हुआ था। अनु ने अचानक से उसे उठाया और जमीन पर फेंक दिया। उसके गिरने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। खुशी जो अपने कमरे में सोई ही थी वो भी अचानक से उठ गई, लेकिन घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। रजत उठकर जाने लगा तो रोहिणी जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं रजत, अब और नहीं, अब खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी है,
अनु की अब किसी भी जिद को सपोर्ट मत करो तुम। रजत वापस बैठ गया। अनु अपने कमरे में बैठे रजत के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन जब रजत नहीं आया तो अनु ने खुद से कहा, मुझे एक्सपेंसिव चीजें पसंद है और रजत तुम एक्सपेंसिव थे, लेकिन अब तुम मेरे लिए इस फ्लावर पॉट जैसे हो गए हो, इसीलिए अब तुम्हारा टूटना निश्चित है। अगर तुम मेरे नहीं तो किसी के भी नहीं हो सकते। रजत रितेश जी और रोहिणी जी के पास सिर झुकाए बैठा था तो रोहिणी जी ने कहा, रजत थैंक यू बेटा, तुमने हमारी इच्छा का मान रख लिया और किसी होटल में न रुककर अपने घर में रुके हो। रजत कुछ नहीं बोला, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो रितेश जी ने कहा, रजत अब तुम जाओ, आराम करो, रात को मैं सबको खाने के लिए बुलाऊंगा, वहीं बातें होंगी। अब सबसे रजत ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह गर्दन हिलाई और उठकर रूम की ओर बढ़ गया। जैसा कि उसे रूम का पहले से पता था, इसीलिए वो चला गया। रितेश और रोहिणी जी ने रजत को देखना जारी रखा तो रोहिणी जी ने कहा, हमने अपनी परवरिश में कहाँ कमी कर दी थी रितेश, जो हमें ऐसी औलाद मिली है। रजत को देखो तो, और लोगों के लिए गुस्सा और अकड़ होते हुए भी वो हमारे लिए बिल्कुल छोटे बच्चे सा बना रहता है। रितेश जी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, सब किस्मत की बात है रोहिणी जी, हमने अपने बच्चों को हमेशा ही लाड प्यार दिया है और रजत का लाड प्यार से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। खैर आप चलिए, आपकी औलाद को भी तो इनवाइट करना है, एक घर में रहकर उन्हें न्योता देना पड़ता है। रोहिणी जी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। रजत रूम में आया तो खुशी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। रजत के आते ही खुशी जल्दी से उसके पास आई और हैरानी से बोली, बाहर क्या हुआ था? ऐसा लगा जैसे कोई बम फूटा हो। आप ठीक तो है ना? रजत खुशी को खुद की परवाह करता देख खुश हो गया और खुशी के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ मालकिन, यहाँ ऐसा होता रहता है, जब कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो वो कोई ना कोई चीज़ तोड़ फोड़ कर ही देता है जो उसकी फेवरेट हो। खुशी रजत की बाहों में सिमटी हुई बोली, लेकिन आज किसको गुस्सा आया? रजत ने अचानक से कहा, अनु को। रजत ने कहने के बाद सोचा कि उसे खुशी के सामने ये नहीं कहना चाहिए था, इसीलिए उसे लगा अब खुशी उसे जरूर कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगी जो उसे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन खुशी कुछ देर तक चुप हो गई, फिर कुछ सोचते हुए बोली, ऐसा भी घर होता है जहाँ सब एक जगह रहकर भी एक दूसरे से बात नहीं करते हों। रजत ने अब खुशी के कंधे पर से हाथ हटा लिया और बेड पर बैठते हुए बोला, बिल्कुल होते हैं खुशी, और आजकल तो हर घर की यही कहानी है। किसी के पास वक्त ही नहीं कि वो अपनों के पास बैठे, उनसे कुछ जाने, अपने कुछ बताएं। इस कलयुगी दुनिया में कोई अपना नहीं रहा। खुशी ने थोड़ा उदास होकर कहा, इन सबसे सही तो चाची जी ही हैं, जो मुझे परेशान तो करती थी लेकिन कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। डांट कर या मार कर ही सही, वो मुझसे उलझी तो रहती थी। खुशी की बात सुनकर रजत को नीलम के किए सब काम याद आ गए तो उसने बात को बदलते हुए कहा, खुशी तुम उस कबर्ड में से मेरे कपड़े निकाल दोगी? खुशी, हाँ बिल्कुल, आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं आपके कपड़े ले आती हूँ। रजत चला गया तो खुशी ने रजत के लिए पजामा और टी शर्ट निकाल कर बेड पर रख दी और खुद बैठकर सोचने लगी कि वो अब क्या करे। खुशी को जब कुछ करने के लिए नहीं मिला तो वो बाहर जाने के लिए उठी ही थी कि रजत वॉशरूम से ही बोला, खुशी क्या तुम मुझे टॉवल दे सकती हो प्लीज? वहाँ कबर्ड में ही है। खुशी ने टॉवल के साथ साथ रजत के कपड़े भी पकड़ा दिए और खुद बाहर आ गई। खुशी जैसे ही बाहर आई उसे एक लड़की अंदर आती हुई दिखाई दी। लड़की ने वन पीस में एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसके घुटनों से भी बहुत ऊपर तक थी। बाजू के नाम पर दो डोरियां थी।
कंधों तक आते हुए छोटे छोटे बाल और चेहरे पर खूब सारा मेकअप लगा था। हाई हील्स में टक टक करती हुई वो लड़की आई और सोफे पर अपने हाथ में पकड़ा पर्स और फोन फेंक कर उस पर गिर गई। खुशी उस लड़की को देखकर वहीं खड़ी रही। उसने जयपुर में लड़कियों को मेकअप और छोटे कपड़ों में देखा तो जरूर था, लेकिन इस कदर नहीं कि पूरा जिस्म ही दिख रहा हो। इसीलिए खुशी उस लड़की को देख आगे नहीं बढ़ पाई। लड़की ने खुशी की ओर घूर कर देखा, फिर बोली, सुनो, लगता है तुम नई नौकरानी हो। जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। खुशी ने लड़की की बात सुनी, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो लड़की ने फिर से खुशी को घूर कर बोली, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? खुशी ने एक कदम बढ़ाया ही था कि रजत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, वो तुम्हारे घर की नौकरानी नहीं, मेरी वाइफ है। लड़की ने जब रजत को देखा तो वो सीधी होकर बैठते हुए बोली, हैं रजत, तुम कब आए? रजत ने कुछ नहीं कहा तो लड़की खड़ी हुई और रजत की ओर बढ़ते हुए बोली, बता देते यार कि आ रहे हो, मैं सरप्राइज तैयार करती तुम्हारे लिए। लड़की रजत के ठीक पास पहुंचकर उसके गले लगने को हुई कि रजत ने खुशी को अपने करीब खींचकर कहा, मीट माय वाइफ खुशी रजत सिंघानिया। लड़की के साथ हवा में ही रुक गए। उसने खुशी को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, वैसे हमारी अनु से ज़्यादा खूबसूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी तुमने पसंद की है तो कोई ना कोई खूबी तो होगी ही इसमें। लड़की ने खुशी की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, हाय, आई एम सोनिया, सब मुझे सोनी बुलाते हैं, तुम भी मुझे बुला सकती हो। खुशी ने बेमन से हंसते हुए हाथ जोड़ लिए तो सोनी ने अपना हाथ पीछे कर लिया और रजत की ओर देखते हुए बोली, तो तुम जरूरी कंपनी के काम से आए होंगे? रजत ने हामी भरी तो सोनी आगे बोली, देखो रजत, मुझे तुमसे या तुम्हारी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई शिकायत या हमदर्दी है, लेकिन मेरे ख्याल से तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। एक तरफ अनु तुमसे खफा हो जाएगी और दूसरी तरफ पापा और बड़े पापा। रजत, हमारी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अनु से भी और तुम्हारे पापा से भी अच्छी तरह से डील करना जानता हूँ, इसीलिए तुम अपनी लाइफ में मस्त रहो। सोनी ने अपने कंधे उचका दिए और वहां से चली गई। तो रजत ने खुशी को वापस कमरे में ले जाते हुए कहा, खुशी, ये कमरा हमारा है, घर नहीं, तुम बाहर क्या करने गई थी? खुशी ने मासूम सा फेस बनाकर कहा, मैं तो बोर हो रही थी, इसीलिए किचन में कुछ बनाने के लिए जाना चाहती थी। मुझे क्या पता था यहाँ इतने अजीबोगरीब लोग रहते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में। खुशी की बात पर रजत मुस्कुरा दिया और उसे कबर्ड की ओर ले जाते हुए बोला, जब भी बोर होने लगो, इस कबर्ड में से एक बुक निकालो और पढ़ो। खुशी ने कबर्ड खोला तो उसमें बहुत सी बुक रखी हुई थी। उनको देखते ही खुशी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और चेहरे पर चमक आ गई। रजत ने खुशी के चेहरे को देखते हुए कहा, बस इसीलिए मैं ये करता हूँ, तुम्हारे चेहरे की इस चमक को देखने की खातिर। खुशी ने रजत को देखकर फिर बुक्स को देखते हुए कहा, आपको पता है मुझे नॉवेल पढ़ने का बहुत शौक है। रजत, हाँ मुझे पता है। खुशी ने एक नॉवल निकाला ही था कि रजत ने उसे छीनकर वापस रखते हुए कहा, अभी नहीं, जब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तब, और जब तुम बोरियत महसूस करो तब तब पढ़ना। खुशी हैरानी से, नहीं रहूँगा क्या मतलब है, कहाँ जाएंगे आप? रजत ने खुशी की गाल पर हाथ रखकर कहा, कल से बहुत बिजी होने वाला हूँ, इसीलिए आज रात साथ बिताएंगे। खुशी ने कुछ नहीं कहा। तभी रोहनी जी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दोनों रोहनी जी की ओर देखने लगे और बढ़ गए। रात के 9 बजे कपूर मेंशन में रितेश जी का पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर इर्द गिर्द बैठा था।
रितेश जी का बड़ा बेटा जगदीश कपूर हेल्थ में थोड़ा ज़्यादा था। उसके चेहरे पर अकड़ और गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपने हाथों को बांध कर बैठा था, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। रितेश जी का दूसरा बेटा राजीव कपूर ठीक ठाक हेल्थ लिए था। उसका चेहरा भी जगदीश की तरह ही अकड़ में और बोरियत से भरा हुआ था। रोहनी जी की बड़ी बहू शालिनी कपूर साड़ी में चेयर पर बड़ी ही स्टाइल से बैठी थी, तो छोटी बहू रिहाना कपूर नाइट सूट में ही सबके सामने बिना किसी शर्म के बैठी थी। सब शांत बैठे थे कि तभी रितेश जी ने शांति भंग करते हुए कहा, जगदीश, ये मेरा और राजवीर दोनों का बराबरी का प्रोजेक्ट है। इसे तुम अकेले तो कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जगदीश, आप तो चुप ही रहिए पापा। आपको जितना काम करना था आपने अपने तरीके से किया ना। अब हमें जो करना है अपने तरीके से करने दीजिए ना। आप बीच में मत पड़िए। रजत भी उन सबके बीच शांति से बैठा सुन रहा था। वो शांत था क्योंकि रितेश जी ने उसे चुप रहने के लिए कहा था। जहाँ रोहनी जी की बहुएं सब बैठी थी, वहीं खुशी रजत की चेयर के ठीक सामने पीछे खड़ी थी। वो भी सबकी बातें चुपचाप सुन रही थी, लेकिन उसे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जगदीश ने अब रजत की ओर देखते हुए कहा, रजत, तुम तो जानते हो ना, मुझे मुझे किसी को हिस्सेदार बनाकर काम करने में रुचि नहीं है। इसीलिए तुम खुद ही इस प्रोजेक्ट से हट जाओ। मैं तुम्हें पेपर्स भिजवा दूंगा, साइन कर देना। ये कहकर जगदीश उठने लगा तो रजत ने रितेश जी की ओर देखा। रितेश जी ने गर्दन झुका ली तो रजत ने कहा, आपने अभी अपनी मर्जी से सुनाई है अंकल, मेरी तो सुनकर जाइए। जगदीश ने हैरानी से रजत को देखा और वापस बैठ गया। रजत, आपने कहा आपको पार्टनरशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने मुझे साइन करने के लिए कहा। अगर यही बात मैं आपसे कहूँ तो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जितना आपका है उतना ही मेरा भी है। जिस तरह रितेश दादाजी का सपना इससे जुड़ा हुआ है, ठीक उसी तरह मेरे दादाजी का सपना भी जुड़ा हुआ है और मैं किसी भी हाल में इसे छोड़ भी नहीं सकता। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही शालिनी जगदीश की पत्नी रजत पर चिल्लाते हुए बोली, ऐ लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बात करना नहीं सिखाया क्या, कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? अब रजत ने शालिनी की ओर मुंह फेर कर कहा, आंटी जी, क्या मैंने इनकी बेइज्जती की है या फिर कुछ गलत कहा है? रजत अपनी बात पूरी कर पाता शालिनी उससे पहले उंगली दिखाते हुए बोली, देख लड़की, तू हमारे घर में बैठा है और हम तेरे और तेरी बीवी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए चुपचाप साइन कर और निकल यहाँ से। जगदीश ने शालिनी को चुप कराते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? शालिनी ने जगदीश से हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम चुप ही रहो। तुमसे कभी कोई डील हुई है जो आज होगी? रजत चुपचाप बैठा शांत तरीके से देख रहा था। वहीं खुशी का दिल इस बहस से देखकर धक धक करने लगा। राजीव, रितेश जी का छोटा बेटा, शालिनी को चुप कराता हुआ बोला, भाभी, आप शांत हो जाइए। रजत इस प्रोजेक्ट से हट जाएगा। राजीव ने रजत की ओर देखते हुए कहा, क्यों रजत? रजत ने अपने हाथ बांधकर कहा, मैं इतनी दूर इस प्रोजेक्ट को आपके हवाले तो नहीं करने आया हूँ। मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे कमज़ोर समझें। कुछ कारणों से शांत हूँ, वरना अभी आप सबको जवाब देना मुझे भी आता है। आप सब तो मुझे अच्छी तरह से जानते ही हैं। रजत का जवाब सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं खुशी रजत की आखिरी बात पर गौर करने लगी।
तभी राजीव कपूर ने गुस्से से कहा, रजत, अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि हम सबके साथ जबान लड़ाओ। रजत ने राजीव की बात को काटते हुए कहा, बड़ा तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मेरे माँ बाप ने मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। उसी दिन से मैंने ये काम सीखना और करना शुरू कर दिया था। आप सबने तो अच्छी तरह से देखा है ना मुझे। आप मेरे अपनों की लिस्ट में हैं, इसीलिए मैं अपनेपन से बात कर रहा हूँ, वरना दुश्मनों के साथ मैं क्या करता हूँ ये भी आप सब अच्छे से जानते हैं। खैर, मैं यहाँ आपसे लड़ने या झगड़ने के लिए नहीं आया हूँ, शांति से बातचीत करने आया हूँ। रजत ने कहा, शालिनी, लेकिन तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम हमें धमकी दे रहे हो। भूलो मत, तुम हमारे घर में बैठे हो। रितेश जी, और तुम भी मत भूलो शालिनी कि ये मेंशन जितना तुम्हारा है उतना ही रजत का भी है। अगर वो चाहे तो अभी तुम्हें तुम्हारे घर से बाहर कर सकता है, क्योंकि जिस आलीशान कमरे में तुम आज रह रही हो वो रजत के हिस्से का कमरा है। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है। शालिनी चुप हो गई तो रजत ने कहा, आप सब सोच लीजिएगा कि आपको इस प्रोजेक्ट को साथ में करना है या फिर मुझे देना है, क्योंकि मैं इसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं हूँ। रजत उठा तो रोहिणी जी ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, कहाँ जा रहा है? बैठ, डिनर करेंगे साथ में। रजत ने खुशी की ओर देखा तो खुशी ने भी पलक झपकाकर बैठने का इशारा किया तो रजत बैठ गया। लेकिन तभी जगदीश, शालिनी, राजीव उठकर चले गए। सबको जाता देखा तो रिहाना ने भी उठते हुए कहा, वैसे तो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं डिनर अपने कमरे में करना पसंद करती हूँ, इसीलिए गुड नाइट। रिहाना भी चली गई तो खुशी किचन में आई और नौकरों के साथ खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर रखने लगी। रितेश जी, मुझे नहीं लगता ये लोग मानेंगे। तुम्हें ही कुछ करना होगा रजत। इन लोगों के हाथ में ये प्रोजेक्ट गया तो मेरा और राजवीर का सपना सपना ही रह जाएगा। रजत, आप चिंता मत करिए, मुझे इन सबको मनवाना आता है। फिर भी अगर ये सब नहीं माने तो मैं वो करूँगा जो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। रजत और खुशी ने रितेश और रोहिणी जी के साथ डिनर किया और अपने कमरे में आ गए। खुशी के दिमाग में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, लेकिन उसने रजत से कोई सवाल नहीं किया। रजत बेड पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था। जब खुशी की नज़र उस पर पड़ी तो खुशी ने कहा, क्या सोच रहे हैं आप? रजत ने सोचते हुए ही कहा, सोच रहा हूँ तुम्हें यहाँ लाकर मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग का मैं कुछ नहीं कह सकता। अब क्या कर दें कुछ पता ही नहीं। रजत जब ये कह रहा था तब तक खुशी ठीक उसके पास आकर खड़ी हो चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए रजत की नाक को छूना चाहा, लेकिन रजत को लगा कि पता नहीं वो क्या करेगी। इसीलिए रजत ने खुशी की कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर बेड पर गिरा दिया और अपने सिर के नीचे हाथ लगाकर खुशी को देखने लगा। रजत ऐसा भी कुछ कर सकता है, खुशी ने सोचा तक नहीं था। इसीलिए जब रजत ने उसकी कलाई पकड़कर खींचा तो खुशी की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसका सिर घूम गया। जब खुशी थोड़ी सहज हुई तो उसने अपनी आंखें खोली और रजत को अपने चेहरे के ठीक सामने देखा तो एक पल के लिए घबरा गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। खुशी के दिल की धड़कनें रजत को साफ साफ सुनाई दे रही थी, इसीलिए उसने मुस्कुराते हुए अपने चेहरे को खुशी के चेहरे के और करीब लाना चाहा। खुशी ने जब ये देखा तो उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन जैसे ही रजत की गर्म सांसें खुशी के माथे पर पड़ी तो अचानक से खुशी ने आंखें खोली और रजत को धक्का देकर कुछ पीछे ही हो गई और बुरी तरह से कांपने लगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
हमारी कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स